बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिज़ाइन ऑफ reinforced concrete retaining wall की थ्योरी पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे कि पहले तो रिटेनिंग वॉल क्या है, क्या चीज़ है, फिर टाइप्स पढ़ेंगे। अ, जो टर्म्स उसमें हैं वो क्या कहते हैं, सॉइल पैरामीटर उसको कैसे अफेक्ट करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में लोडिंग किस तरह की लग रही होती है रिटेनिंग वॉल पे। फिर रिटेनिंग वॉल के फेलियर मोड चेक करेंगे कि किस किस तरह वो फेल हो सकते हैं। अ, फिर ड्रेनेज और अदर डिटेल्स जो हम प्रोवाइड करते हैं रिटेनिंग वॉल में वो क्या है, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से फिर डिज़ाइन का सारा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दिस विल बी इन नेक्स्ट। अच्छा, एक बार मुझे कंफर्म कर दे कि आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है तो मैं आगे बढ़ूँ। अच्छा, रिटेनिंग वॉल वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हम सॉइल को या अर्थ को या लूज मटेरियल को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। As the name suggests, retaining wall are those structures which retains actually the soil or loose material. ठीक है? They are generally used in railways, highways, bridges, canals, embankments, basement walls, uh, swimming pools, डैम एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी जगहों पे एक्चुअली जहाँ पे सॉइल को रोकने के लिए हम जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं वो सॉर्ट ऑफ रिटेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं। और या रिटेनिंग वॉल्स की डिफरेंट किस्में होती हैं। ठीक है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन तस्वीर में कि किस तरह अर्थ को हम रिटेन कर रहे हैं पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से। ठीक है, या पहले हम रिटेनिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं फिर उस पे फिल करके मतलब उसको रेजिस्ट करने के लिए फिर फिलिंग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहाड़ को जहाँ पे ये रोड बनाने के लिए हमने क्या किया, पहाड़ को काटना पड़ा। लेकिन काटने के बाद चूंकि ये जगह फेल होने का खतरा होता है यहाँ से सॉइल का, तो उसके लिए फिर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करते हैं या रिटेनिंग वॉल्स प्रोवाइड करते हैं। ये जो टर्म्स इसमें बेसिकली मेन मेन टर्म्स जो इसमें यूज होती हैं, जब हम इसका डिज़ाइन करेंगे तो इन टर्म्स से ही उसको फिर हम डिनोट करेंगे। अच्छा, नॉर्मली जो आपके पास रिटेनिंग वॉल होता है उसमें दो तीन मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड आर्म और स्टेम। स्टेम इसे कहते हैं या आर्म। ठीक है, तो स्टेम या आर्म कह सकते हैं हम। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक। अच्छा, अ, ये जो पार्ट है जहाँ पे आपने रोड की साइड जैसे कहते हैं आप, मतलब जहाँ पे आप रोड बना रहे हैं या जहाँ पे आप कोई स्ट्रक्चर बाकी दूसरा स्ट्रक्चर बना रहे हो तो इट विल बी टो, ये टो होगा। ठीक है, जो बैकफिल वाली साइड है, जो बैकफिल वाली साइड है यहाँ पे ये सॉइल है सारा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये लूज मटेरियल जिस चीज़ को हमने रिटेन किया हुआ है उसकी साइड पे जो रिटेनिंग वॉल का जो पोर्शन होता है उसको हम हील कहते हैं। ठीक है, so these are three main parts: stem, heel and toe.
ये मेन 3 पार्ट्स है उसके रिटेनिंग वॉल। इसके अलावा एक और पार्ट हम प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी रीजंस के लिए, उसको हम की कहते हैं की। इसके अलावा अच्छा, तो ये जो मेन पार्ट्स है, अच्छा ये इस फिगर में हमारा पर्टिकुलर फिगर में हमें ये भी बताया गया है कि ये जब अर्थ प्रेशर लगता है तो वो किस तरह वॉल को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। जो रिइंफोर्समेंट है वो कैसे डिफ्लेक्ट होती है। अर्थ प्रेशर आपके इस डायरेक्शन में लगता है वो वॉल पे, जो रिइंफोर्समेंट होगी यहाँ पे वो फ्लेक्सचर में बेंड होगा, ठीक है। जो उसके वेट है, सॉइल का अपना वेट, वेट की वजह से जो हील होगी वो इस डायरेक्शन में बेंड होगी, ठीक है। जो हील हमारा इस डायरेक्शन में बेंड होगा। जो अपवर्ड सॉइल प्रेशर है, अपवर्ड सॉइल प्रेशर, सॉइल अपवर्ड भी प्रेशर लगाता है, तो उसकी वजह से जो हमारा टो बैंड होता है वो इस डायरेक्शन में बेंड होता है। तो जो हमने फ्लेक्चरल डिज़ाइन करना होगा इसके लिए, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में बेंडिंग हो रही है, किस डायरेक्शन में शेयर आ रहा है, कहाँ कहाँ पे क्रिटिकल सेक्शंस आएंगे। तो ये तो फिर है, हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे कि शेयर और फ्लेक्चर में कैसे हम इसको डिज़ाइन करते हैं, फिर प्रॉब्लम की तरफ हम जाएंगे। तो लेकिन जो बेसिक बेसिक आपको आइडिया मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ कि किस तरह की फोर्सेस लग रहे होते हैं और उस वजह से की वजह से किस तरह की बेंडिंग प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल की तरफ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं और मैंने ये ये ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान से, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की रिटेनिंग वॉल्स होती हैं। वो डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि अच्छा, हमारे पास एक ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल होता है। ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल वो रिटेनिंग वॉल है जो अपने अपने वेट की वजह से बैकफिल को रोक रोक के रखता है, ठीक है, रिटेन कर रहा होता है अपने, सिर्फ इस अपने वेट की वजह से, ठीक है। इस तरह एक सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल होती है जिसमें हम इसका वेट भी शामिल होता है और थोड़ा सा रिइंफोर्समेंट भी हम ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है, ताकि इसमें दोनों फ्लेक्सर एक्शन को भी रिजिस्ट करें और अपने वेट की वजह से भी बैकफिल को रिजिस्ट करें, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास कैंटिलीवर वॉल होता है, उसमें बेसिकली एक्शन सारा कैंटिलीवर होता है। इट इट जो प्रोवाइड रेजिस्टेंस इन, जिस तरह हमने अभी पिछले वाले फिगर में देखा, इसमें जो सारा फोर्स लगेंगे वो हर एक जगह पे कैंटिलीवर एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, कि ये इसको इस तरह बैंड करेगा, दिस कैंटिलीवर एक्शन। टो को तो इस तरह बैंड होगा क्योंकि फोर्स यहाँ से लग रही होगी, ठीक है। और जो हील है हमारा वो इस तरह बैंड होगा क्योंकि ऊपर से सॉइल का वेट लग रहा होगा, तो उसकी वजह से तो हर जगह पे ये कैंटिलीवर एक्शन प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कैंटिलीवर वॉल, ठीक है। अच्छा, काउंटर फोर्ट फिर मतलब इसकी सब टाइप्स में से आ जाता है, लेकिन काउंटर फोर्ट में आपका काउंटर फोर्ट और बटरस में मेन फर्क ये होता है कि जो काउंटर फोर्ट वॉल होता है उसके अंदर साइड पे हम इस तरह की ब्रेसिंग प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। वो ब्रेसिंग हम जब प्रोवाइड करते हैं तो जो अर्थ प्रेशर इस तरफ से लग रहा होगा तो वो इसको बेंड करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे इस ब्रेसिंग में से टेंशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और बटरस का एक्शन इसके ऑपोजिट है। बटरस में इनफिल इस तरफ होगी, जब ये यहाँ पे इसको इस तरफ बेंड करेगा तो यहाँ पे कंप्रेशन को ये रेजिस्ट करने के लिए हम यहाँ पे बटरस प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो 5 मेन टाइप है बेस्ड ऑन देयर फंक्शनैलिटी, तो फंक्शन ये प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से ये रिटेनिंग वॉल्स की ये 5 मेन टाइप्स, ठीक है। यहाँ पे भी यही वॉल्स के बारे में बताया गया है कि ये कैंटिलीवर, ये ग्रेविटी वॉल हो गया,
ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल यहाँ पे ये कैंटिलीवर वॉल हो गया, और ये यहाँ पे काउंटर फोर्ट हो गया। काउंटर फोर्ट ये बैकफिल यहाँ पे होगा और बटरस के बैकफिल इस तरफ होगा, ठीक है। वन एंड द सेम थिंग, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका प्लान एक्शन ऑफ फोर्स थोड़ा डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं हाथ रेज कर। अगर किसी के सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि कौन से सॉइल पैरामीटर्स अफेक्ट कर सकते हैं हमारे किसी भी डिजाइन को, या किसी भी रिटेनिंग वॉल को जब हम बना रहे होते तो उसमें कौन कौन से सॉइल पैरामीटर्स जिनको हमें देखना पड़ता है। तो जो सॉइल पैरामीटर्स यूज होते हैं उनमें एक सॉइल का यूनिट वेट यूज होता है कि सॉइल की क्या यूनिट वेट है, ठीक है। इसके अलावा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, सॉइल में आपने पढ़ा होगा जिस पे सॉइल ऑटोमेटिकली फेल करता हो, कि वो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल के साथ, जिस पे सॉइल ऑटोमेटिकली अगर उस एंगल पे सॉइल के पार्टिकल्स अलाइन हो जाएं तो उस पर्टिकुलर एंगल पे वो फेल करते हैं, ठीक है। सो दिस इज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ये डिग्रीज में होता है। और इसके अलावा हमारे पास स्लाइडिंग के अगेंस्ट हम कंक्रीट वर्सेस सॉइल का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेक करते हैं, ठीक है। सॉइल और कंक्रीट के आपस में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक क्वांटिटी है जिसकी वजह से फिर हम स्लाइडिंग फेलियर के बारे में डिजाइन करते हैं कि स्लाइडिंग फेलियर के अगेंस्ट हम तो किस तरह पे इंकॉर्पोरेट करते हैं। इसको एफ से यहाँ पे डिनोट किया है, इसको म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ किताबों में इसको म्यू से डिनोट किया गया है, कुछ किताबों में यहाँ एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो दे आर वन एंड द सेम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, और ये एक्चुअली डिफरेंट, ये टेबल हम यूज करेंगे या फिर ये आपको मतलब लाइक अंदाजा होना चाहिए कि यहाँ ये टेबल हम क्यों कंसल्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स होती हैं तो उसके मुताबिक फिर हम जो यूनिट वेट से मुताबिक लेते हैं। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी उसी के मुताबिक आ जाता है फिर, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी उसी के मुताबिक आता है। अच्छा, अब आते हैं लोडिंग कंडीशंस की, किस किस टाइप के लोड्स किसी भी रिटेनिंग वॉल पे लग सकते हैं। एक तो हम नॉर्मली जो स्टडी करते हैं वो तो नॉर्मल एक आपका रिटेनिंग वॉल है, उस पे सिर्फ विद नो सरचार्ज आपका डायरेक्ट एंड हॉरिजॉन्टल भी उसमें कोई डिग्री नहीं है, इस बैकफिल की 0 डिग्री पे अलाइंड होता है इसके साथ और वो लग रहा होता है। जो हमारा ज्यादातर केस होता है पहाड़ जहाँ पे होते हैं वो ये वो पर्टिकुलर केस है, इसमें हमारा जो बैकफिल होता है वो भी किसी एंगल पे अलाइंड होता है इस रिटेनिंग वॉल के साथ। तो इसमें जो एक्शन ऑफ फोर्सेस होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। और इसके अलावा जो रोड वगैरह हम बना रहे होते हैं तो उसकी वजह से ये पर्टिकुलर केस कब आता है कि ये जो स्विमिंग पूल वगैरह हम बना रहे हैं या अंडरग्राउंड रेजरवायर्स बना रहे हैं, ठीक है, ये वो केस है इस पर्टिकुलर रिटेनिंग वॉल के लिए, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि ये माउंटेनियस रीजन्स में जो हम रिटेनिंग वॉल्स प्रोवाइड करते हैं ये वो है, ठीक है। इस अच्छा, ये कौन से हैं? ये माउंटेनियस रीजन्स में हम नॉर्मली क्या करते हैं कि इस तरह एक रिटेनिंग वॉल होता है,
यहाँ पे माउंटेन होता है, ठीक है, यहाँ पे फिर रोड होता है, फिर ये यहाँ पे एक और रिटेनिंग वॉल होता है। तो ये जो केस है ये यहाँ इससे रिलेट करता है, ठीक है, और ये वाला पर्टिकुलर केस जो है वो इससे रिलेट करता है। जब यहाँ पे रोड होते हैं, गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, इसकी वजह से लोड लोड सरचार्ज क्रिएट होता है, सरचार्ज क्रिएट होता है। उसकी वजह से क्या होता है, इसके लिए फिर हमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसको डिजाइन करना होता है, इस रिटेनिंग वॉल को कंपेयर टू इस रिटेनिंग। अच्छा, अब आते हैं फेलियर्स की तरफ के रिटेनिंग वॉल किन तरीकों से फेल हो सकता है। अगर हमें पता हो कि किन किन तरीकों से फेल हो सकता है तो उसके अगेंस्ट फिर हम अपने डिजाइन मेथोडोलॉजी को हर एक के लिए स्पेसिफाई करते हैं। तो जो तीन फेलियर मोड्स हैं वो ये हैं कि एक तो रिटेनिंग वॉल के जो मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स फेल हो जाए, ठीक है। स्टेम तो हील ऑफ द वॉल इंडिविजुअल स्ट्रक्चर मेंबर स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है टू रेजिस्ट दी एक्टिंग फोर्सेस, ठीक है, ये फेल हो जाए। तो ये तो स्ट्रक्चरल फेलियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये हो सकता है कि हमारे जो रिटेनिंग वॉल है वो, ऑल दो ये मेंबर्स फेल नहीं होते लेकिन ये खुद अ, या डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है, स्लाइड कर जाता है इस डायरेक्शन में, या फिर टॉपल कर जाता है, टॉपल करके फेल हो जाता है, ठीक है। तो एक ये केस है, जिसे हम कहते हैं ओवर टर्निंग हो जाती है उसकी, या वो स्लाइडिंग फेलियर उसमें कॉज होता है ये। इसके अलावा ये हो सकता है कि जो हमारे पास रिटेनिंग वॉल है वो, तो इसके नीचे सॉइल है, तो इसके नीचे सॉइल है वो खुद फेल होता है, ठीक है, दिस सॉइल बीनीथ में फेल। यहाँ पे स्लाइडिंग और इसमें थोड़ा सा फर्क है। स्लाइडिंग में कौन सी फेलियर होती है कि कंक्रीट कंक्रीट वर्सेस सॉइल जो है, वहां पे जो फ्रिक्शन हमें चाहिए वो पूरी नहीं मिल रही होती, तो उसकी वजह से स्लाइडिंग फेलियर होता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्लाइडिंग फेलियर, लेकिन ये सॉइल की फेलियर की, सॉइल के आपस में जो पार्टिकल्स है अंडरग्राउंड नीचे यहाँ पे, उसमें ये फेलियर कॉज होता है, तो ये स्लाइड कर जाता है। लेकिन ये थोड़ा, ये दोनों आपस में थोड़े से डिफरेंट है, नंबर 3 और नंबर 2.2, ठीक है, ये थोड़े से डिफरेंट है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं, इसकी इंग्लिश पढ़ते हैं कि कौन कौन से टाइप के फेलियर, ये जो फेलियर मोड है ये किस तरह। The failure of individual parts, stem, toe, and heel of the retaining wall. The stem, toe, or heel of retaining wall may fail in bending and shear, such as vertical cantilever wall is cracked by earth pressure acting on it. ठीक है? The design of these components require the determination of necessary dimensions, thicknesses, and reinforcement to resist moments and shear. इस पर्टिकुलर फेलियर को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इसकी जो थिकनेस है या इसमें रिइंफोर्समेंट जो लग रही है वो, या इसकी जो बाकी डायमेंशंस है कितनी होनी चाहिए, ब्रेथ कितनी होनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये हम असेस करते हैं इस पर्टिकुलर फेलियर को रोकने के लिए, ठीक है। usual load factors and strength reduction factors of the ACI code may be applied. ACI इसको particularly specify करती है कि toe के लिए कौन से फैक्टर यूज करने हैं, heel के लिए कौन से फैक्टर, स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर या लोड इंक्रीमेंट फैक्टर इस्तेमाल करने हैं, या इस पर्टिकुलर स्टेम को डिजाइन करने के लिए जो और प्रेशर लग रहा होता है उसके लिए हम कौन से फैक्टर्स, लोड इंक्रीजिंग फैक्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम कोड स्पेसिफाई करते हैं। ये जब हम डिजाइन कैरी आउट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये कैसे कोड्स को हम अप्लाई करते हैं और हर जगह के लिए डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं मतलब अप्लाई।
अच्छा, यहाँ पे अभी ये देखे, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेसिफाई किया हुआ है कि फेलियर जब इंडिविजुअल पार्ट्स का होता है तो उसमें हम कौन कौन सा फैक्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ACI 9.2, अब ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमारे पास ACI है उसमें ये पर्टिकुलर कौन सा कॉर्ड है, क्योंकि जो नए एडिशन ACI के आए हैं उसमें ये थोड़े से चैप्टर वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इसका ख्याल रखना है। जो हमारे पास नॉर्मल लोड कम्बिनेशन है, लोड कम्बिनेशन वो ये इस्तेमाल हो सकती है, इसमें से जो ग्रेटर होगा फिर हम उसको वो कंसिडर करेंगे। इंडिविजुअल फैक्टर्स जो सॉइल प्रेशर के लिए हम अप्लाई करते हैं, प्रेशर ऑफ सॉइल वो 1.6 है, वेट ऑफ टो स्लैब को हम रिड्यूस करते हैं 0.9 से, वेट ऑफ व्हील स्लैब को इंक्रीज करते हैं 1.2 से, और वेट ऑफ सरचार्ज को भी 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फैक्टर्स डिफरेंट जगहों पे अप्लाई होंगे डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन कहाँ पे है, लोड लोड जहाँ पे हम मालूम करें। अच्छा, नॉर्मली जो ये फिगर काफ़ी अहम है आप लोगों के लिए जब आप डिज़ाइन कर रहे हो। नॉर्मली जो कंडीशंस प्रोवाइड की गई हैं उसमें जो स्टील रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं तो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के लिए, तो उसके लिए क्या जो अमाउंट ऑफ स्टील है वो कितना चाहिए होता है, ये जनरली कोर्ट की कंडीशंस के मुताबिक आपको एक गाइडलाइन दी होगी। अगर नॉर्मली ये चीज़ अगर हम सेटिस्फाई कर लें तो नॉर्मली जो इससे रिजल्टिंग जो आपके एरिया ऑफ स्टील्स आते हैं वो सुटेबल होते हैं। ठीक है, नॉर्मली सो वी विल कंसल्ट दिस आफ्टरवर्ड्स जब हम डिज़ाइन क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो हमारा फेलियर टाइप था वो था कि फेलियर ड्यू टू बॉडली डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिटेनिंग वॉल, या वो ओवरटर्निंग से हो सकता है वो, या वो स्लाइडिंग से होता है, हो सकता है स्लाइडिंग फेलियर बिटवीन कंक्रीट एंड सॉइल। ठीक है, तो जो टू सेव गार्ड द वॉल अगेंस्ट बॉडली डिस्प्लेसमेंट्स, that is to ensure its external stability. The overall factors of safety are evaluated by comparing resisting forces to maximum load acting under service condition. इसका मतलब ये है कि जो सपोज अगर ओवरटर्निंग की अगेंस्ट हम मालूम करना चाह रहे हैं कि कितनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखनी चाहिए, तो नॉर्मली फैक्टर ऑफ स्टेबलाइजिंग आपके पास स्टेबलाइजिंग मोमेंट होता है, एक ओवरटर्निंग मोमेंट होता है। तो जो ओवरटर्निंग मोमेंट होता है वो होता है P इंटू वाई। एक्चुअली जो सॉइल की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम P से डिनोट करते हैं, और ये जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द बेस ऑफ द रिटेनिंग वॉल टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो एक मोमेंट जनरेट करता है जो टॉपल करने की कोशिश कर रहा होता है, इस पर्टिकुलर वॉल को ओवरटर्न करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके अगेंस्ट हमारे पास स्टेबलाइजिंग मोमेंट्स होते हैं। स्टेबलाइजिंग मोमेंट्स क्या होते हैं? स्टेबलाइजिंग मोमेंट्स ये होते हैं कि हमारे पास इस वॉल का अपना एक वेट होता है, इसके साथ साथ सॉइल का कुछ प्रेशर यहाँ पे लग रहा होता है, और सॉइल की वेट भी यहाँ पे लग रही होती है, जो कि इस इस पर्टिकुलर वॉल को स्टेबलाइज करती है या रोकती है ओवरटर्निंग से। ठीक है, तो वो किसके बराबर है? W इंटू ए। ये ए डिस्टेंस जो है ये एक्चुअली क्या है, ये आप इसको ये समझ ले कि ये जो सारे फोर्सेस होते हैं, वेट प्लस डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेट के जो नेट रिजल्टेंट आपका आता है, नेट रिजल्टेंट उस वेट का, उस उसकी लोकेशन फ्रॉम द फेस ऑफ द टो, फ्रॉम द फेस ऑफ द टो,
वो डिस्टेंस है ए। ठीक है आपकी, तो ये जो डिस्टेंस है तो इनका जो मतलब जो आपका स्टेबलाइजिंग मोमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, नेट वेट, नेट वेट इनटू ए। ठीक है, सिग्मा डब्ल्यू इनटू ए, जो ए डिस्टेंस पे, तो ये आपका स्टेबलाइजिंग मोमेंट है। मतलब जो ओवरटर्निंग मोमेंट है वो तो इस तरह ओवरटर्निंग इफेक्ट कॉज कर रहा होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर जो आपका वेट है वो किस तरह कॉज करता है, दिस इनटू दिस, तो ये इस डायरेक्शन में इसको टर्न करता है, तो इसको रेजिस्ट करता है। अगर इसका रेशो हम 1.5 से ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा, ऑल दो हम कंजर्वेटिव साइड पे होते हैं, लेकिन 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हैं। सो द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1.5 ऑफ दिस। अच्छा, स्लाइडिंग के अगेंस्ट भी जो हमारा फेलियर है वो भी देखते हैं कि किस तरह होता है, वो भी हम 1.5 से ऊपर रखते हैं। स्लाइडिंग कौन से फोर्सेस कॉज करती है, यही फोर्सेस, जो पी आपका प्रेशर है, यही स्लाइडिंग कॉज करता है आपका। ठीक है, और जो जो सिग्मा डब्ल्यू है यहाँ पे, ये आर वी इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू। तो इसको आप जब म्यू से या एफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक फैक्टर आ जाता है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्शन प्रोवाइड करता है इसके अगेंस्ट, इस पी फोर्स के अगेंस्ट। तो ये एक्चुअली इट इज डिपेंडेंट अपॉन, ये जब आप क्लास 9 में फिजिक्स पढ़ रहे थे वहाँ वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अपने स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एक पढ़ा था, जो कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से रिलेटेड है। म्यू इनटू फोर्स इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज प्रोवाइडेड बाय अ body of weight w provides a friction of mu into w। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन इस फोर्स के लिए। तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा होता है, और इसका भी जो रेशो है वो भी हम 1.5 से बड़ी रखेंगे। इस रेशो इज एक्चुअली फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब 1.5 से, अगर जब हम इसको चेक करेंगे तो 1.5 से अगर ज़्यादा आती है तो इट इज सेफ। मैं इस तरह की वेट्स की बात कर रहा था कि ये सारी वेट्स लग रही होती हैं, और इसका एक नेट रिजल्टेंट आता है, और उस रिजल्टेंट की लोकेशन हम मालूम करते हैं, ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन, ये किस तरह। और ये जब हम सवाल हल करेंगे उसमें ये पर्टिकुलर ये सारी चीज़ें हम मालूम करेंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह हम सॉल्व करें। अच्छा, failure of soil beneath the wall. If the pressure of the wall on the soil beneath exceeds maximum allowable limits, the soil beneath the wall may fail. ठीक है, computed soil bearing pressure for surface load condition are compared with allowable values set suitably lower than the ultimate bearing value. अच्छा, ये सॉइल फेलियर जो है ये आपका सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, और इसका रिजल्टेंट कहाँ पे लाई कर रहा है। बेसिकली जो ये आर वी जो है वो कहाँ पे एक्चुअली हमारा लाई कर रहा है, तो इस पे डिपेंडेंट है। आर वी कहाँ लाई कर रहा है, मतलब ये है कि ए डिस्टेंस कहाँ कहाँ पे। तो जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि जो रिटेनिंग वॉल है आपका, उसका जो बेस है, इसके हम तीन हिस्से कर देते हैं, तीन हिस्से। ठीक है, जनरली हमें सबसे जो फिजिबल सरकमस्टांस ये है कि जो आपका आर वी है, आर वी इज एक्चुअली सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है, तो जो आर वी है आपका वो आना चाहिए मिडल थर्ड में, इन तीन हिस्सों के मिडल पार्ट में। अगर मतलब ए डिस्टेंस अगर आपके इन यहाँ पे लाई कर रहा होगा इस जगह पे, तो वी आर सेफ। मतलब ये रिटेनिंग वॉल नॉर्मली फेलियर से बच जाती है।
ड्यू टू सॉइल फेलियर, ठीक है सिर्फ। अच्छा, अगर हमारे पास इसके एज पे आ जाए तो फिर क्या कंडीशंस होंगी, और अगर फिर एज से इस तरफ आ जाइए एक ही वैल्यू तो फिर क्या कंडीशंस होंगी, ये इसी थ्योरी में भी आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ किस तरह आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे शो जैसे शो किया गया कि यहाँ पे मिडिल में आ रही है, आर एट मिड लोकेशन, आर विद इन मिडिल थर्ड, थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, आर एट द एज ऑफ द मिडिल थर्ड, और आर आउटसाइड द मिडिल थर्ड। मिडिल थर्ड इज दिस पोर्शन, ठीक है, ये जो पोर्शन है मिडिल थर्ड है। फिर इसके लिए जो बेरिंग प्रेशर कैलकुलेशंस हैं वो भी इसकी लोकेशन पे डिपेंड करते हैं कि जो ए की लोकेशन, ए का डिस्टेंस है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। जहाँ पे ये लाई कर रहा होगा रिटेनिंग वॉल में, उसकी लोकेशन पे ये इसकी प्रेशर कैलकुलेशन डिपेंडेंट है। प्रेशर कैलकुलेशन से मुराद ये कि Q1 और Q2 हम कैसे मालूम करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपकी जो